गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं शुभम सोनी आप लोग के टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारी टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे सफलता बैच जो आपको टीजीटी और पीजीटी के लिए अभ्यर्थियों के लिए पेड बैच भी स्टार्ट किया जा चुका है और ये बैच हमारी 3 जुलाई से लगातार चल रही है। आप लोगों बच्चों जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। टीजीटी को पीजीटी इकोनॉमिक्स के और सारे सब्जेक्ट के, सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट के, साइंस के भी अवेलेबल हैं। हमारे बैच में आप लोगों को क्लास नोट्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर जो बच्चे हमारे ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़े हैं उनके लिए भी हम प्रत्येक रविवार को अपना टेस्ट सीरीज टेलीग्राम के माध्यम से उनको प्रोवाइड कराते हैं। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नंबर है आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम नंबर है 98 28 95 92 37। इस पे आप लोग को टेलीग्राम पे प्रत्येक संडे को सीरीज हो रहा है और हमारे ऑफलाइन बैच पे भी आपको व्यवस्था कराई गई है। जो बच्चे प्रयागराज में हैं और ऑफलाइन सेंटर हमारे बालसन सेंटर पे पहुंच सकते हैं वो भी प्रत्येक रविवार को फ्री में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, दे सकते हैं और अपने तैयारी को मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसे। क्योंकि साथियों जब तक हम क्लास के साथ साथ जो हम पढ़ाई करते हैं जब तक उसको हम मूल्यांकन नहीं करते हैं, जब तक हम टेस्ट पेपर नहीं लगाते हैं, जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते हैं तब तक हमको आइडिया नहीं लगता है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है, जो हम स्ट्रेटजी बनाए हैं वो हमारी स्ट्रेटजी काम कर रही है कि नहीं। हम जिस स्ट्रेटजी से आप लोग को 3 जुलाई से जो पेड बैच हमारी चल रही है, हम जो बताए थे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है कि हम लोग जो भी टॉपिक हो उसको अच्छे से समझेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जब हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, हम उससे पीवाईक्यू और उससे संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसी क्रम में हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चल रहा था और आज हम उससे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिससे हमको जो हम अभी तक पढ़ाई की है वो सारे कॉन्सेप्ट इस क्लास में आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास हम। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज -2। पहले क्वेश्चन को देखते ही हड़बड़ाने पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिस कराते दौरान बताता रहता हूँ वो सारी चीज आपको फॉलो करनी है। देखिए कोई भी काम आप हड़बड़ा करेंगे आपको एग्जाम में नुकसान होगा। पहले कभी भी पेपर देखना है, पहले क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ना है बिना रुके। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज -2। इफ प्राइस इंक्रीजेज बाय 10% द क्वांटिटी डिमांड विल अप्रोक्सीमेटली। ये कह रहा है कि जो कमोडिटी की इलास्टिसिटी है वो है कितना, -2। और ये कह रहा है अगर प्राइस 10% से बढ़ती है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ठीक है, 10% से वृद्धि हो रही है तो वहां पे क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो इसका जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, यहाँ पे माइनस का साइन लेते हैं क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप रहता है तो हम जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो माइनस का साइन लेके चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या क्या हमको दिया है, दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2
यहाँ पे लिखिए आप, ये कितना है -2। प्राइस इंक्रीज हो रहा है 10% से, प्राइस इंक्रीज हो रहा है कितने से, 10 से। पूछ क्या रहा है हमको, परसेंटेज चेंज इन, ये हमको पूछ रहा है। ठीक है, अब फॉर्मूला पे जो जो चीजें दे रखी हैं वो फॉर्मूला पे हम लोग फिट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा है माइनस, इक्वल टू, ये हमसे पूछ रहा है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी अपॉन, ये हमको दे रखा है परसेंटेज चेंज हो रहा है वो कितने से हो रहा है, 10 से हो रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे आप लोग, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -2 कभी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इजी वे में जो होता है वो ऐसे होता है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 रख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई जो करते हैं हम लोग, ये ऊपर और ऐसे, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, तो ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे। ओके, -2 कितना हुआ, ये 10 इक्वल टू 1 मल्टीप्लेशन। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। ये कितना हुआ 20, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा। आ गया आपका आंसर। अब ये आप लोग कह रहे हो ये -2 कहाँ गया, हमने जो यहाँ पे लिखा था ये वाली -2, ये फॉर्मूला में ही रहता है, तो ये जो आता है ये -2 केवल ये दिखाता है हमारा कि इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जो ये -2 यहाँ से जो मल्टीप्लाई है तो ये माइनस आएगा, लेकिन जो ये माइनस यहाँ पे था फॉर्मूला में, इससे इसको काट देंगे, ये कितना आएगा 20 आपका आएगा। ये -2 केवल लोच दिखाता है, ये लोच जो है ये प्राइस और कमोडिटी के डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप, इसलिए हम लोग इसका माइनस लगाते हैं, ये स्लोप पे भी इसको हम दिखा देते हैं। तो ये आपका आंसर कितना रहा 20, कितना परसेंट चेंज हुआ 20%। ठीक है, ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चन जब भी आप करने की बैठी, आप पहले क्या रखिए, पहले फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूला में जो जो पॉइंट आपको दी रखे हैं वो उसको लिखे, और उसके बाद से उसको उस फॉर्मूला पे आप जितने सारे दिए हैं उसको रखें। इससे क्या होगा, इससे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और जो गलत होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल ही आपका बिल्कुल ही 0% हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following commodities is most likely to have perfectly inelastic demand? जब हम लोग इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड पढ़ रहे थे तो हम लोग उसमें देखे थे कि कौन सा इलास्टिक गुड्स है कौन सा इन इलास्टिक गुड्स है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये चारों ऑप्शन दिए हैं, लग्जरी कार, साल्ट, लाइफ सेविंग मेडिसिन, एयर कंडीशनर, इसमें जो परफेक्टली इन इलास्टिक है मतलब पूर्णतः बेलोचदार है, उसमें सबसे अधिक इसमें से पूर्णतः बेलोचदार मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक किसमें होगा। ये आपके पास चारों ऑप्शन है, इसमें आप जो सही आंसर है उसको आप लोग यहाँ पे बताइए कौन सा होने वाला है। देखिए, जब भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस केवल ऐसा नहीं कि हम देख लिए टिक लगा दिए हो गया, नहीं, उसका हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि अगर हमसे जो पढ़ाई में थ्योरी में कोई पॉइंट हमसे छूट गया है, वो अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो वो सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हमको अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। और हमारी तो ये रणनीति रही है कि जब भी हम क्लास लेते हैं उस टॉपिक से उस टॉपिक के बीच में भी और लास्ट में भी क्वेश्चन कराते हैं। चलिए इसमें आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, लग्जरी कार तो होगा नहीं, ठीक है,
साल्ट और लाइफ सेविंग मेडिसिन और एयर कंडीशनर। अब यहाँ पे आप दो चीज देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन सी। तो कभी जब दो आंसर आपको लगे तो उसमें जो बेहतर आंसर होता है उसके साथ जाते हैं, ठीक है। तो जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है बेटा वो है क्लोज परफेक्टली इन इलास्टिक, क्योंकि प्राइस कितना भी बढ़े हमको अगर जरूरत है वो दवा की तो हमको वो लेना ही लेना है, ठीक है। हमने आपको क्लास में भी बताया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइफ सेविंग मेडिसिन, ठीक है। अगर इसकी प्राइस बदलती भी है तो भी हमको ये जरूरी है, हमको ये दवा लेना ही लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ द डिमांड कर्व इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देन टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल जो रेवेन्यू है टोटल एक्सपेंडिचर वो क्या होगा। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए, यदि मांग वक्र आयताकार अति परवलय है तो वो क्या होगा। ये चीज हम आपको जब पढ़ा रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसमें हमने दिखाया था, ये जो एक हम लोग वो बनाए थे, जो चार्ट बनाए थे उस चार्ट में भी मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा था। देखिए इंक्रीज कंटिन्यूसली होगा नहीं, डिक्रीज होगा नहीं, और बिकम जीरो नहीं होगा, ये होगा रिमेन कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि जब हम यूनिटरी इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे, यूनिटरी इलास्टिसिटी मतलब क्या है कि जितनी प्राइस बढ़ रही थी उतनी क्वांटिटी बढ़ रही थी, समझ रहे हैं, ये वाली जो हम पढ़े थे इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1। तो ये वो है, इसमें इसका एग्जांपल हमने दिया था कि आयताकार अति परवलय मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो इसका ये ऑप्शन रिमेन कांस्टेंट है, मतलब जितने से प्राइस चेंज हो रही है उतनी उसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, मतलब कांस्टेंट है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मेक्स डिमांड रिलेटिवली मोर इलास्टिसिटी, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक ऐसा है जो मांग को अपेक्षाकृत अधिक लोचदार बनाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। नेसेसिटी गुड्स, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एंड हैबिट फॉर्मिंग कमोडिटी। देखिए जब हम ये कह रहे थे कि ऐसी वस्तुएं जब इसका सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो, जो अधिक क्लोज हो, ठीक है, अधिक विकल्प जब होते हैं तो क्या करता है, मांग में अधिक ये लोचदार बनाता है, ठीक है। जब अधिक विकल्प होने से मांग अधिक लोचदार होता है, ठीक है, मतलब मोर क्लोज सब्स्टिट्यूट मेक डिमांड मोर इलास्टिक बिकॉज कंज्यूमर कैन इजिली स्विच। क्या होगा इससे, जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो आसानी से एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तरफ स्थानापन्न हो सकता है, तो इसलिए लार्ज नंबर ऑफ क्लोज जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं वो मोर इलास्टिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इस चीज को हमने क्लास में भी देखा था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। A good whose income elasticity negative is known as, कह रहे हैं कि वस्तु की आय लो जो इनकम इलास्टिसिटी ऋणात्मक होती है तो उसको क्या कहा जाएगा, लग्जरी गुड्स कहा जाएगा या इंफीरियर गुड्स कहा जाएगा, नॉर्मल गुड्स कहा जाएगा या कंप्लीमेंट्री गुड्स कहा जाएगा। कौन सी गुड्स होगी आप लोग बताइए फटाफट। देखिए लग्जरी गुड वो गुड होते हैं कि जब इनकम बढ़ता है तो लोग इसको ज्यादा खरीदते हैं, ज्यादा प्रीफर करते हैं। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होगा जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो ऐसे गुड्स, ऐसे जो वस्तुएं होंगी लोग उसको खरीदना कम करने लगते हैं, ठीक है। उससे अच्छी क्वालिटी के लोग प्रीफर करते हैं खरीदना क्योंकि उनकी इनकम बढ़ रही है। आज किसी की इनकम अगर 80,000 पर मंथ सैलरी है तो वो नॉर्मल फोन लेगा, ठीक है, नॉर्मल फोन लेके चलेगा। अगर उसकी सैलरी 2 लाख पर मंथ हो जाती है तो वो क्या करेगा, वो स्विच करेगा आईफोन की तरफ। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन आपके लिए
ज्यादा सही है ऑप्शन नंबर बी, इंफीरियर गुड्स। ठीक है, इफ क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टी एंड कॉफी इज पॉजिटिव देन इंडिकेट दैट, यदि चाय और कॉफी के बीच क्रॉस इलास्टिसिटी धनात्मक है तो इसका क्या अर्थ है। पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, 1 मिनट का समय लीजिए और समझिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बच्चों वो गुड्स होता है जो एक साथ यूज होती है। जैसे हम कहें पेट्रोल और कार, अगर पेट्रोल है तभी कार का होना सुनिश्चित होता है, मतलब जब कार चलेगी तो पेट्रोल चलेगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे की जरूरत होती है। जैसे मैं अगर बात करूं कि पेन की बात करूं तो उसमें जब तक इंक रहेगी तब तक चलेगा, तो इंक और पेन क्या हो गए, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, एक दूसरे के पूरक हो गए, ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन गुड्स की बात करते हैं कि ये एक वस्तु की जगह पे इसका दूसरा वस्तु यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे चाय और कॉफी, तो अगर चाय और कॉफी के हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमको बाई चांस कॉफी महंगी हो गई है, कॉफी नहीं मिल रही है, तो हम लोग चाय की तरफ स्थानापन्न होते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि सेम फीलिंग चाय भी देती है, सेम ना कहें तो 95% फीलिंग देती है। तो ये ऐसे गुड्स क्या होंगे, ऐसे गुड्स को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। 7th नंबर क्वेश्चन है कि द पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड इज मोर एप्रोप्रिएट व्हेन, पॉइंट इलास्टिसिटी अधिक उपयुक्त कब होती है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है कि पॉइंट इलास्टिसिटी विधि अधिक उपयुक्त कब होती है। जब हम बहुत छोटा परिवर्तन देखते हैं, जब बहुत क्या कहें उसको, मिनिमम, ठीक है, जब प्राइस में बहुत कम वेरी स्मॉल चेंजेज होते हैं तब हम पॉइंट इलास्टिसिटी की बात करते हैं। प्राइस चेंजेज वेरी लार्ज नहीं, वेरी लार्ज की हम नहीं बात करते हैं यहाँ पे। प्राइस चेंज इज वेरी स्मॉल, इनकम चेंजेज, इनकम की बात नहीं होती है। डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक नहीं, जब प्राइस चेंज होता है बहुत छोटी मात्रा में इसका चेंज होता है प्राइस, तब हम पॉइंट इलास्टिसिटी की बात करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है प्राइस चेंज इज वेरी स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम 100 to 80 एंड क्वांटिटी डिमांड राइज फ्रॉम 20 to 30 यूनिट, द मोस्ट एप्रोप्रिएट इलास्टिसिटी मेजर। ये कह रहा है कि जब प्राइस 100 से 80 की तरफ जा रहा है, ठीक है, 100 से 80 हो रहा है, मतलब चेंजेस कितना हो रहा है, 20 के, और जो मात्रा है वो 20 से 30 यूनिट, मतलब 10 यूनिट इसमें बढ़ोतरी हो रही है। द मोस्ट एप्रोप्रिएट इलास्टिसिटी मेजर, इसमें से उपयुक्त लोच मापन कौन सा होगा। पॉइंट इलास्टिसिटी होगा, इनकम इलास्टिसिटी होगा, आर्क इलास्टिसिटी होगी, या फिर क्रॉस इलास्टिसिटी होगी। हमने क्लास में आपसे बताया था कि जब भी परिवर्तन ज्यादा बड़ा हो, वेरी लार्ज हो, तब हम क्या करते हैं, हम लोग आर्क इलास्टिसिटी की प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइस में भी चेंजेस देखने को मिल रहा है और क्वांटिटी में भी चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे ये आर्क इलास्टिसिटी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, विच डिमांड कर्व रिप्रेजेंट यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड थ्रू आउट इट्स लेंथ, कौन सा मांग वक्र अपनी पूरी लंबाई में एक एक लोच मतलब यूनिटरी इलास्टिसिटी दर्शाता है। स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वर्टिकल लाइन, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको अभी हमने जस्ट के पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। ये आप लोग को आ भी रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो सही आंसर था वो था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, डिमांड फॉर विच कमोडिटी जनरली मोस्ट इलास्टिक, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग सामान्यतः सबसे अधिक लोचदार होती है। पेट्रोल की होती है, या राइस की होती है, या फिर डायमंड,
ज्वेलरी की होती है या ऑप्शन नंबर 4 साल्ट की होती है? देखिए बच्चों, जो डायमंड ज्वेलरी है ना, जो डायमंड ज्वेलरी है वो लग्जरी आइटम है, ठीक है। तो ये कहते हैं, ये मोर इलास्टिक इसको कहते हैं, इसका अल्टरनेटिव भी अपने पास होता है। तो ये जो डायमंड ज्वेलरी है, ये क्या है, ये लग्जरी गुड्स है, इसको मोस्ट इलास्टिक कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, इफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज व्हेन प्राइस फॉल, ठीक है, कह रहा है यदि कीमत घटने पर कुल व्यय बढ़ता है तो मांग होगी परफेक्ट इलास्टिक होगी, इलास्टिक होगी, इन इलास्टिक होगी या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक होगी? ये तो आप लोग आंसर तुरंत कर सकते हैं, क्या आप तुरंत कर सकते हैं? ये देखिए, ये कह रहा है प्राइस कम हो रहा है, ठीक है। ये जब नीचे वाला एरो हम बनाते थे क्लास में भी, जब थ्योरी पार करते हैं, तो नीचे वाला एरो क्या बताता है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है। और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जब प्राइस कम हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब इसके हिसाब से आप लोग बता सकते हैं क्या ये इलास्टिक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इलास्टिक में देखे तो हम लोग चार्ट में इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 क्या था, इलास्टिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द डिमांड कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी व्यक्तिगत फर्म का मांग वक्र होता है। परफेक्ट इलास्टिक होती है, परफेक्ट दिख रहा है ना आप लोगों को, या फिर यूनिटरी होती है या फिर रिलेटिव इन इलास्टिक होती है? कौन सा इसमें सही ऑप्शन है? एक सेकंड, 1 मिनट में आप लोग पढ़िए। जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होती है, उसमें जो इलास्टिक ऑफ डिमांड होता है वो परफेक्ट होता है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का जो वक्र होता है वो क्या होता है, वो क्षैतिज होता है, मतलब परफेक्ट इलास्टिक कहते हैं उसको। तो ये वाली ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक। यूनिटरी होगा नहीं, रिलेटिव भी नहीं होगा, और परफेक्टली इलास्टिक होगा, क्योंकि ये कम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है बेटा। जो 13 नंबर क्वेश्चन है, द रेशियो मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी वाज प्रपोज्ड बाय, ये कह रहा है कि जो लोच की मापन जो रेशियो मेथड थी उसका प्रतिपादन कौन किया, प्रतिपादित कौन किया था? मार्शल किए थे, हिक्स किए थे, या फिर जॉन रॉबिन्सन किए थे, या फिर सैमुअल्सन किए थे? ये तो आप लोग ही आंसर करेंगे इसका फटाक से, सभी लोग करेंगे, आप लोग में सभी लोग, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बहुत सही, बहुत सही, ये होगा, जानते क्या, ये होगा अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, ये अल्फ्रेड मार्शल साहब होंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य लोच का निर्धारक डिटर्मिनेंट नहीं है, ठीक है। अभी तक आपने 13 क्वेश्चन किए और क्वेश्चन आपको करके काफी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से जो परेशानी थी आपको, ये केवल प्रैक्टिस सेशन से भी जो नए बच्चे हैं जो क्लास नहीं भी किए हैं उनको भी चीजें समझ में आ रही होंगी, उसके लिए भी जो पॉइंट उनसे मिस हो रही थी, जो पॉइंट उनको समझ नहीं आ रही थी, वो सारे ये क्वेश्चन देखने पे समझ में आ रही होगी, और आगे के भी क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो सारे आपको समझ में आ जाएंगे।
बताइए इसमें से नेचर ऑफ कमोडिटी होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होगा, या इनकम डिस्टर्ब होगा, या फिर टाइम पीरियड होगा। ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या फिर टाइम पीरियड, कौन सा सही ऑप्शन है? जब हम लोग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे तो ये देख रहे थे कि ये इसका जो निर्धारण होता है वो क्या होता है, वो स्टैंडर्ड नहीं माना जाता। ठीक है, स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट नहीं माना जाता था। ये नहीं था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। 15 क्वेश्चन करेंगे, कंज्यूमर स्पेंड 500 ऑन अ कमोडिटी, आफ्टर प्राइस फॉल्स टोटल एक्सपेंडिचर बिकम 450 यानी 450, दिस इम्प्लाइज डिमांड। अभी जो हम लोगों ने एक दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो किया था वैसे ही कुछ क्वेश्चन है कि अगर उपभोक्ता किसी वस्तु पे 500 खर्च कर रहा है और कीमत घटने के बाद उसका कुल व्यय 450 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है कि मांग इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, या फिर यूनिटरी इलास्टिक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 500 स्पेंड कर रहा है, प्राइस फॉल हो रही है, ये नोट कीजिएगा, प्राइस फॉल हो रही है तो वो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, 450 हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो प्राइस है इसका वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। इसके वजह से टोटल एक्सपेंडिचर भी इसका फॉल हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये इन इलास्टिक हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो रहा है, ये लेस देन 1 हो रहा है। ठीक है, ये सीन है, कीमत इसका और कुल व्यय दोनों घट रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये इन इलास्टिक होगा। ठीक है, द डिमांड फॉर सॉल्ट इज जनरली इन इलास्टिक बिकॉज it has many substitute, it is a luxury, it form a very small proportion of income, it is a given goods। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, जब सॉल्ट क्या है कि ये बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, इनकम का बहुत ही छोटा भाग इस पे खर्च होता है, इसलिए ये इलास्टिक होती है, इस पे बहुत ज्यादा आपको प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इन इलास्टिक कहते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है जीरो स्लोप, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है इनफाइनाइट स्लोप, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। देखिए, जब हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बना रहे थे, जब परफेक्टली, तो क्या हो रहा था, ये स्लोप हमारे इसमें क्या हो रहा था, जीरो। ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन पे था, ये क्या था, हॉरिजेंटल लाइन पे होता था। लेकिन जब हम लोग ये बनाते थे तो इसमें इनफाइनाइट हमको देखने को मिलता था, ये वर्टिकल लाइन वाला, इसलिए बोथ ऑप्शन ए एंड बी इज द राइट। ठीक है, ये हॉरिजेंटल पे था और ये क्या था, वर्टिकल लाइन पे। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, देन मार्जिनल रेवेन्यू विल बी। ये देखिए, अब समझिए, इलास्टिसिटी डिमांड कह रहा है ग्रेटर देन 1 कह रहा है, वहां से समझिएगा एमआर कह रहा है निगेटिव होगा, जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर इक्वल टू प्राइस होगा। जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 होता है तो जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होती है
वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। Which one of the following commodity is likely to have the highest income elasticity? Salt, wheat, luxury car या फिर मैच बॉक्स मतलब माचिस। ठीक है, लग्जरी जब हमने बात किया था कि जब हाईएस्ट इनकम इलास्टिसिटी उसको कहते हैं, मतलब इनकम में जब चेंज आता है तो सबसे ज्यादा जो लग्जरी गुड्स होते हैं उनमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो है लग्जरी कार। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि लग्जरी कार जो होते हैं हाईएस्ट इनकम इलास्टिसिटी होते हैं। जब डिमांड राइज करता है मोर देन प्रोपोर्शनली विद द इनकम। ठीक है, यहाँ पे लग्जरी कार इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन का राइट असर्शन और रीजन वाले कि डिमांड फॉर एडिक्टिव गुड्स इज जनरली इन इलास्टिक। जो नशे की वस्तुएं होती हैं वो मांग सामान्यतः बेलोचदार होती है। ठीक है, कंज्यूमर कंटिन्यू परचेजिंग देम डिस्पाइट प्राइस इंक्रीज। कीमत बढ़ने पर भी उपभोक्ता इन्हें खरीदना जारी रखता है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्टली एक्सप्लेनेशन। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल, ए इज फॉल बट आर इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, जो नशे की वस्तु होती है ना वो बेलोचदार होती है। ठीक है, वो जनरली इनइलास्टिक होती है। और कंज्यूमर कंटिन्यू परचेजिंग देम डिस्पाइट प्राइस इंक्रीज, क्योंकि उसको लत लगी होती है उस चीज की, वो एडिक्टिव हुआ है, वो छोड़ नहीं रहा, वो प्राइस बढ़ती रहे उससे मतलब नहीं है, उसकी नशा वाली चीजें उसको चाहिए चाहिए। यहाँ पे हम इसके साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक चीज आप लोग को मैं नोट करा दूं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। क्लास में पढ़ाया था, यहाँ भी आप लोग बच्चों के लिए भी बता दूं, जो आज क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेशन में आए थे, एक दो क्वेश्चन भी देखने को मिला और इसको आप लोग का एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन वन, इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन वन, इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये क्या हो गया, इलास्टिक हो गया। ये क्या हो गया, इन इलास्टिक हो गया। ये यूनिटरी हो गया। अब टोटल रेवेन्यू देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल रेवेन्यू यानी टी आर। जब प्राइस फॉल करता है, जब यहाँ पे प्राइस फॉल किया तो क्या होगा, टोटल रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, या फिर जब प्राइस इंक्रीज होगा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जब प्राइस ज्यादा होगा तो परचेज लोग कम करेंगे, क्वांटिटी उसका परचेज वो कम होगा, तो इसलिए जो हमको लाभ होगा वो कम होगा। यहाँ पे जब प्राइस कम होगा तो वस्तुओं की खरीदारी अधिक होगी, तो वहां पे टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इलास्टिक में प्राइस कम होने से टोटल रेवेन्यू कम होगा, प्राइस अधिक होने से टोटल रेवेन्यू, ये इंफीरियर गुड्स वाली थी गुड। ठीक है, और यहाँ पे यूनिटी वाले गुड्स में जो टोटल रेवेन्यू होते हैं वो क्या होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 20th फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक और चीज जो मार्जिनल रेवेन्यू वाली बात आई थी हमारे यहाँ,
ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, एम आर इक्वल टू 0 कब होगा? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 था। एम आर लेस देन 0 कब होगा? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? लेस देन 1 होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए लीनियर डिमांड कर्व इज 0, 1, इनफाइनाइट या फिर क्या कह रहा है? ग्रेटर देन 1। कह रहा है कि जब मांग वक्र के मध्य बिंदु पे, ठीक है, मध्य जो एक लीनियर लाइन है उसपे मध्य बिंदु पे मूल लोच क्या होगा? 0 होगी या फिर 1 होगा, इनफाइनाइट होगी, ग्रेटर देन 1 होगा, क्या होगा? ये कभी भी रैखिक लाइन पे जो होता है मांग मध्य में होता है ना, वो क्या होता है? वो आपको हमेशा यूनिटी होगी, वो एक के बराबर देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन में भी 1। ठीक है, ये हमेशा यूनिटरी होती है। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 देन अ राइज इन प्राइस विल। कह रहा है कि जब मांग की मूल लोच 1 के बराबर है, ठीक है, जो मांग की मूल लोच है 1 के बराबर है, तो कीमत बढ़ने पर इंक्रीज टोटल रेवेन्यू, डिक्रीज टोटल रेवेन्यू, लीव टोटल रेवेन्यू अनचेंज, मेक टोटल रेवेन्यू 0। कौन सा होगा? ये क्वेश्चन अभी आप लोग किए थे। देखिए ये क्या कह रहा है? टोटल रेवेन्यू क्वेश्चन था, अभी आप लोग यहाँ पे देखिए ये चीज, ये यूनिटरी वाली क्वेश्चन है, पूछ रहा है टोटल रेवेन्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा इसमें। लिव टोटल रेवेन्यू अनचेंज। ठीक है, मतलब जो टोटल रेवेन्यू हो वो अनचेंज होगा, वो सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग। मूल्य लोच की अवधारणा मुख्यतः किसके निर्धारण में उपयोग होती है? नेशनल इनकम टैक्स पॉलिसी, एक्सचेंज रेट या बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब भी देखो टैक्स पॉलिसी बनता है बेटा ना, टैक्स पॉलिसी जब डिटरमाइन करते हैं तो वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट वहां पे आता है। क्यों? क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी और गवर्नमेंट के डिसीजन में हेल्प लेने में सहायक होता है। जो टैक्स पॉलिसी है हमारा, अगर हायर टैक्स है तो उसमें जो गुड्स है, वस्तु है, जो इनइलास्टिक डिमांड होगी, तो उसमें कैसे उसका निर्णय लेंगे, तो उसके डिटर्मिनेंट के लिए, उसका डिसीजन लेने के लिए हम लोग ये प्राइस इलास्टिसिटी टैक्स पॉलिसी में यूज करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड इज मोस्ट लाइकली टू हैव क्रॉस इलास्टिसिटी क्लोज टू 0? टी, कॉफी, कार, पेट्रोल, पेन, नोटबुक, विद टेलीविजन। यहाँ पे देखिएगा क्रॉस इलास्टिसिटी की बात की है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पहले सीखिए। क्रॉस इलास्टिसिटी क्लोज टू 0। अब बताइए क्रॉस इलास्टिक क्या होगा? जब उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। यहाँ पे टी, कॉफी रिलेटेबल गुड्स है, कार, पेट्रोल भी रिलेटेबल है, पेन, नोटबुक भी है। यहाँ पे विट और टेलीविजन ये क्या है? अनरिलेटेबल, मतलब गेहूं और टीवी। क्या इसका कोई रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे इसका क्रॉस इलास्टिसिटी 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 द कमोडिटी इज। यदि आय लोच 1 से अधिक है तो वह वस्तु होगी इंफीरियर गुड्स, लग्जरी गुड, नेसेसिटी गुड्स या फिर गिफन गुड्स। कौन सा इसमें सही होगा? इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 द कमोडिटी इज क्या होगा? इंफीरियर गुड्स होगी या फिर लग्जरी गुड होगी, नेसेसिटी गुड्स या गिफन गुड्स होगा। कौन सा सही है? यहाँ पे ये देखिए क्या कह रहा है। अब कौन सा सही होगा?
लग्जरी गुड्स, ठीक है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जब क्या होता है, इनकम बढ़ता है बच्चों, तो इनकम बढ़ने पर मांग से अधिक अनुपात में बढ़ती है, ठीक है। इनकम बढ़ने पे मांग क्या होता है, आय से अधिक अनुपात में बढ़ती है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है लग्जरी गुड्स। ओके, फॉर which commodity demand expected to become more elastic in the long run than in the short run। कह रहा है किसी वस्तु की मांग दीर्घकाल में अल्पकाल की तुलना में अधिक लोचदार हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, वाटर सप्लाई या फिर ऑल ऑफ द एबव। देखिए, जब लॉन्ग टर्म की बात होती है ना, तो जो कंज्यूमर होता है वो लॉन्ग टर्म में क्या करता है, वो चीजों को एडॉप्ट कर लेता है, वो अपने व्यवहारिक जीवन में उस चीज को स्टेबल हो जाता है, उस चीज को एडॉप्ट कर लेता है कि हमको हाँ ये चीजें ऐसे ऐसे चीजें हैं, इसका ये सब्स्टिट्यूट है, इसका ये गुड्स का ये स्थानापन्न है। तो उसमें क्या होता है कि जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो जितनी सारी वस्तुएं आती हैं वो कंज्यूमर अपने बिहेव में एडॉप्ट कर लेता है, या फिर वो अल्टरनेटिव एडॉप्ट भी करता है, ठीक है, वो एडजस्ट कर लेता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव के साथ जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, वाटर सप्लाई, ये लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर एडॉप्ट कर लेता है। ओके, 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इंक्रीजेज इलास्टिसिटी, necessities generally have inelastic demand, luxuries usually have elastic demand, income elasticity of inferior good is always greater than 1। Which one is the right answer of the 27th question? ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इंक्रीज इलास्टिसिटी, ठीक है। नेसेसिटीज जनरली हैव इनइलास्टिक डिमांड, सही है भी। लग्जरी यूजुअली हैव इलास्टिक डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इंफीरियर गुड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नहीं, ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन नहीं होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा लेस देन। ओके, ये निगेटिव होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा, इनकरेक्ट पूछा है तो ये ऑप्शन नंबर डी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इंफीरियर गुड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये होता है ऑलवेज निगेटिव देन 1। Which method of measuring elasticity does not requires knowledge of the demand function। ठीक है, कह रहा है कि जब लोच मापन की कौन सी विधि मांग फलन की जानकारी के बिना भी लागू किया जा सकता है? पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड, डिफरेंशियल मेथड या फिर कैलकुलस मेथड। इसमें से कौन सा मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं जब आपको डिमांड फंक्शन की जानकारी ना हो? देखिए, जब हम आर्क इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे तो वहां पे जब फॉर्मूला आप देख रहे थे तो उसमें आपको डिमांड फंक्शन की बहुत ज्यादा यूज नहीं था। मतलब अगर आपको डिमांड फंक्शन आपको नहीं मिला है, ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इलास्टिसिटी का यूज कर सकते हैं, इलास्टिसिटी आप निकाल सकते हैं। ओके, तो इसमें पॉइंट आर्क इलास्टिसिटी मेथड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। The numerical value of price elasticity of demand is generally taken as, मूल्य लोच का संख्यात्मक मान समानता लिया जाता है पॉजिटिव, नेगेटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर जीरो। एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है, जब हम लोग यूज करते हैं वैल्यू निकालने की तो वहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू लिया जाता है, न कि नेगेटिव या ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड उसका दर्शाता है। इसलिए जब भी हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करते हैं वहां पे। दिस क्या है, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी। यदि मांग की मूल लोच अनंत मतलब इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है बेटा, तो सीमांत जो आय है, जो एमआर है, वो क्या होगी? अभी हमने लिखा था
इसके पहले मतलब 2-3 स्लाइड पहले, और हमने क्लास में भी इसको देखा था। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, जब कह रहा है जब परफेक्ट इलास्टिक डिमांड होती है, तो क्या होता है वो बता रहा है इसमें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट है। ओके, तो इसमें क्या होगा, एमआर जो है वो जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा, इक्वल प्राइस। क्यों? क्योंकि जो फर्म है वहां पे बच्चों, वो फर्म क्या है, वो प्राइस टेकर है। ठीक है, वो प्राइस टेकर है, इसलिए यहाँ पे जो एम आर इक्वल टू ए आर इक्वल टू प्राइस, जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इनफाइनाइट होगी, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस ए आर और एम आर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, प्राइस टेकर है यहाँ पे। ठीक है, द फॉर्मूला फॉर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आई लूज इनकम इलास्टिसिटी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनकम इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज अपॉन परसेंटेज प्राइस, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी अपॉन इनकम चेंज, परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज ऑफ इनकम अपॉन परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी। इसमें से कौन सा सही है, फटाफट बताइए, तो एकदम आसान है। इनकम लिखा है तो यहीं से देख लेंगे हम, परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इनकम, y इक्वल टू इनकम। A rise in the price of petrol lead to a fall in demand for car. This indicate पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कारों की मांग घट जाती, यह दर्शाता है कि क्या वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, या फिर इंफीरियर गुड्स है, या फिर इंडिपेंडेंट गुड्स है। कौन सा गुड्स है इसमें? देखिए, अभी मैंने बताया था कि जो एग्जाम्पल दिया था पेट्रोल और कार का, वो सेम क्वेश्चन आ गया। तो ये क्या है बच्चों, ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, कह रहा है कि पेट्रोल बिकम एक्सपेंसिव, ठीक है, पेट्रोल बिकम एक्सपेंसिव, देन डिमांड ऑफ कार डिक्रीज। मतलब अगर पेट्रोल की दाम बढ़ रही है तो लोग कार कम खरीदेंगे, क्योंकि कार पेट्रोल से चलने वाली है, तो उसकी जब प्राइस ज्यादा बढ़ जाएगी तो लोग उसका बेनिफिट लेना कम हो उनके लिए, उसकी उपयोगिता वो लोग कम उनके हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्यों? क्योंकि ये पूरक है। जब हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ डिमांड में, तब भी इस चीज को पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सॉरी, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ये क्या है, ये पेट्रोल और जो कार है ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, when the expenditure method show that the total expenditure moves in the opposite direction of price, demand is, यदि कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर कीमत के विपरीत दिशा में बदलता है, तो जो मांग है इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा, या फिर यूनिटरी इलास्टिक होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे इलास्टिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अ डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस इंडिकेट परफेक्टली इलास्टिक। ये सेम फिगर मैंने बना के आपको दिखाया था, यहाँ से भी देख सकते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ये क्या कर रहा है, ये है आपका। ठीक है, ये है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सारी चीजें आपने एकदम अच्छे से पढ़े रखे हैं सब। Which economist developed the total expenditure method of measuring elasticity? मार्शल हिग्स, J.R. हिग्स या सैमुअलसन। ये लॉ ऑफ डिमांड की जो क्लास थी, ठीक है, वहां इस चीज को पढ़े हैं आप। यहाँ भी क्वेश्चन पूछ दिया, आप कर सकते हैं। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल साहब, ये लॉ ऑफ डिमांड वाली क्लास में आपने पढ़ी है, जो दूसरी या तीसरी क्लास होगी यहाँ पे। ये वाला सही ऑप्शन।
डिमांड टेंड्स टू बिकम मोर इलास्टिक व्हेन, मांग अपेक्षाकृत अधिक लोचदार कब हो जाती है? अब देखिए ध्यान से, कंज्यूमर हैज लिटिल टाइम टू एडजस्ट, कंज्यूमर हैज नो सब्स्टिट्यूट गुड्स, कमोडिटी, सॉरी यहाँ पे कमोडिटी था, कमोडिटी हैज नो सब्स्टिट्यूट्स, कमोडिटी टेक्स अ लार्ज शेयर ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, कमोडिटी इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्लास में पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। देखिए डिमांड क्या होता है कि डिमांड बिकम्स मोर इलास्टिक कब, जब जो कमोडिटी है, जो वस्तु है, वो क्या होती है कि जब टाइम लेता है, ठीक है, टाइम लेता है किसी भी चीज में, जब समय लंबा समय लेता है, टेक्स अ लार्ज शेयर ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, तो क्या होता है उस वस्तु का जो कंज्यूमर यूज कर रहा है वो रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज हो जाता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज। तो यहाँ पे ये लार्ज शेयर ऑफ ऑल इनकम का जो कंज्यूमर होगा वो राइट आंसर होगा, मतलब कमोडिटी टेक्स अ लार्ज शेयर ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। क्यों? क्योंकि वो क्या रहा है कि अधिक लोचदार हो रहा है लॉन्ग टर्म में। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी। ओके, इफ द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स इज नेगेटिव देन आर, यदि दो वस्तुओं के बीच क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो वो क्या होगा? देखिए कभी भी जब क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव दिखाए मतलब वो क्या है, वो है कम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है, एक के घटने से दूसरा वाला भी घट रहा है, क्रॉस इलास्टिसिटी यहाँ पे डिमांड बता रहा है, ठीक है, तो वो है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट मेजरमेंट, इलास्टिसिटी इज अ प्योर नंबर, इलास्टिसिटी हैज नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, विच वन इज राइट? देखिए इलास्टिक यूनिट नहीं होता है, ये फ्री यूनिट होती है, इसका कोई यूनिट हम नहीं लगते हैं कि इलास्टिक लिखते हैं कि इट इक्वल टू 2 या 3 तो इतना ही यूनिट, नहीं, ये क्या होता है नो, मतलब यूनिट फ्री होता है, ये प्योर नंबर होता है, ये नंबर के फॉर्म में होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये भी सही है। ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मेजरमेंट यूनिट होता है, मतलब तीनों सही यहाँ पे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ गया, डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, आवश्यक वस्तुओं की मांग अपेक्षाकृत बेलोचदार होती है, ठीक है। और क्या करें, कीमत बढ़ने पर भी उपभोक्ता आवश्यक वस्तुओं की खपत आसानी से कम नहीं होती है, कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए एसर्शन और रीजन दोनों सही है, जो इसका रीजन है वो इसकी सही व्याख्या भी करेगा, कंज्यूमर कैन नॉट इजिली रिड्यूस, ठीक है, देयर कंजम्पशन ऑफ नेसेसिटी इवन व्हेन प्राइस राइज, जब कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता क्या करता है कि जो आवश्यक वस्तु है उसकी आसानी से ये जो है वो उसकी मात्रा खपत आसानी से कम नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये भी सही इसका प्राइस है। और जो इसका असर्शन बता रहा है, डिमांड फॉर ए नेसेसिटी रिलेटिवली इनइलास्टिक, आवश्यक वस्तुओं की मांग अपेक्षाकृत बेलोचदार होती है, तो ये दोनों सही है, इसलिए हम इसका ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, price elasticity is always negative due to the inverse relationship between price and quantity demand, जो मांग का मूल्य समांतर ऋणात्मक होता है क्योंकि कीमत और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होता है, ठीक है, ये जो साइन हम लोग लिखते थे उसी की बात कर रहा है। When interpreting elasticity, economists generally use its absolute value, ठीक है, elasticity of demand is independent of the unit measurement, ठीक है, ये तो अभी हमने तीसरा नंबर क्वेश्चन तो हमने अभी देखा था, इसका मतलब ये वाले भी सही है। और when interpreting elasticity economics generally, हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू हम यूज करते हैं, ये भी सही है। और यहाँ पे ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट से ये इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, कोई यूनिट्स यहाँ पे नहीं होती, तो ये भी सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सही है, मतलब डी ऑप्शन नंबर। अ फर्म ऑब्जर्व दैट व्हेन इट रिड्यूस प्राइस बाय 8%, ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्राइस क्या हो रहा है,
रिड्यूस हो रहा है 8% से, इट्स टोटल रेवेन्यू इंक्रीज बाय 12%, इंक्रीज हो रहा है। ओके, दिस इंप्लाइज दैट डिमांड इज, अब इसमें बताइए क्या होगा, हिंदी भी पढ़ सकते हैं। यदि कोई फर्म की कीमत 8% की कमी करती है और उसका कुल राजस्व 12% बढ़ता है तो मांग परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। ठीक है, मांग इनइलास्टिक, इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक होगा। कौन सा सही है? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्रेटर देन 1 हो रहा है। ठीक है, जब प्राइस बढ़ रहा है और टोटल रेवेन्यू, सॉरी प्राइस कम हो रहा है और टोटल रेवेन्यू घट रहा है, मतलब प्राइस कम होने से डिमांड ज्यादा हो रही, मात्रा का खपत ज्यादा हो रहा है वहां पे। तो जब खपत ज्यादा हो रहा है तो जो टोटल रेवेन्यू है, कुल आय है उनका, वो बढ़ रहा है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या दिखा रहा है, ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे इलास्टिक गुड्स होंगे। ओके, Why, which one of the following situation best represent as a given goods? कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से स्थिति दी हो गिवन गुड्स का सर्वाधिक उपयुक्त रूप दर्शाती है। डिमांड इंक्रीजेज ड्यू टू हायर इनकम, डिमांड इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ फैशन एंड प्रेस्टाइज, डिमांड इंक्रीजेज व्हेन प्राइस राइजेज ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट आउटवेइंग द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, या फिर डिमांड डिक्रीज एज अ प्राइस राइजेज। कौन सा इसमें सही है? देखिए डिमांड इंक्रीज ड्यू टू हायर इनकम, ये डिफरेंट गुड्स का सही चीज नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डिमांड इंक्रीज बिकॉज ऑफ फैशन एंड प्रेस्टाइज, नहीं ये भी सही नहीं है। फैशन और प्रेस्टाइज से गिवन गुड्स को फर्क नहीं पड़ता। डिमांड इंक्रीज व्हेन प्राइस राइज ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट। ठीक है, आउटविंग द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जब प्राइस राइज हो रही है उससे इसका जो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ रहा है वो गिवन गुड्स का सही सिचुएशन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एट विच पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज प्राइस। ठीक है, ये तो हम लोग अभी देखे थे, स्ट्रेट लाइन वाली, इसके पे क्वेश्चन में था मिड पॉइंट, लोअर हाफ, अपर हाफ, ये अपर हाफ होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि सीधी रेखा वाले मांग वक्र पे मूल लोच एक से अधिक है। ठीक है, समझिए आप लोग, ये अपर हाफ पे होता है। जब हम लोग ये दिखाते हैं ये तो यूनिटरी के बराबर हो जाती है, इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या दिखाते हैं, ये ग्रेटर देन 1 होता है और ये लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो यही वाला ये पूछ रहा है, स्ट्रेट लाइन वाला। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा, अपर हाफ पे जाएगा यहाँ से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ हाईली इलास्टिक डिमांड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अत्यधिक लोचदार मांग का सही परिणाम नहीं है? कंज्यूमर रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू प्राइस चेंजेस, स्मॉल प्राइस रिडक्शन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज सेल्स, एन इंक्रीज इन अ प्राइस नेसेसरली इंक्रीजेज टोटल रेवेन्यू, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट इज जनरली हाई। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए बच्चों, जो ऑप्शन नंबर सी है कि एन इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है, जब प्राइस में इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे देखिए, तो क्या कह रहा है कि नेसेसरली इंक्रीजेज टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ये तो गलत है ना, जब प्राइस बढ़ रहा है तो ये घटना चाहिए, ये बता रहा है कि बढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। Which of the following statement about class elasticity of demand are correct? It is a positive for substitute goods. It is a negative for complementary goods.
इट इज ए जीरो फॉर अनरिलेटेड गुड्स, या फिर नहीं, तीन ही क्वेश्चन दिया है, इसमें से कौन सही है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। पॉजिटिव फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी की बात कर रहा है तो पॉजिटिव होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए। इट इज निगेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये भी सही है। इट इज जीरो फॉर अनरिलेटेड गुड्स, मतलब एक दो तीन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। Which one of the following is the most appropriate reason why the demand for petrol become more elastic in the long run? अब अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ये कह रहा है कि दीर्घकाल में पेट्रोल की मांग अधिक लोचदार क्यों हो जाती है। लॉन्ग टर्म में किसी भी वस्तु का जब स्टार्टिंग में कोई भी चीज हम लेते हैं तो हम उसका यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी रेट पे मिले, लेकिन जब वो धीरे धीरे जब लंबा समय होता है तो उसका हम सब्स्टिट्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे ही लॉन्ग टर्म में लोग पेट्रोल से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाएंगे और ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, या उनको लगेगा कि प्राइस ज्यादा हो रहा है। तो इस वजह से ये क्या हो रहा है, ये अधिक लोचदार हो जाएगा। तो पेट्रोल बिकम चीपर, गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस, कंज्यूमर फाइंड अल्टरनेटिव सच एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल क्वालिटी इंप्रूव। अल्टरनेटिव ये लोग यूज करने जाते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव गुड्स। इफ ए मोनोपोली इज operating where elastic demand is less than 1, then reducing output will be generally total revenue decrease, total revenue increase, total revenue remains unchanged, या फिर profit becomes zero। कौन सा सही होगा? देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 होगा तो क्या होगा कि मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं, क्यों, जो उसका प्राइस है, ठीक है, आउटपुट का, वो क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, किसके तुलना में, मात्रा वस्तु की तुलना में। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल रेवेन्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट है, अभी मैं बताया कि वो प्राइस को क्या कर देंगे, क्वांटिटी की तुलना में हाफ कर देंगे। तो जैसे ही प्राइस हाफ होगा तो क्वांटिटी फिर अधिक जाएगी, मतलब बिक्री अधिक होगा इनका, तो इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1 होगा, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगी। ये क्यों होगा, ये मोनोपोलिस्ट अपने इस सिचुएशन में करते हैं, ठीक है। Which economics is the most closely associated with the total outlay expenditure method of measuring price elasticity? अब इसमें से बताइए कौन इसको यूज किया। अल्फ्रेड मार्शल साहब भी इसको भी यूज कर रहे हैं, कहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेशन रीजन का है कि द मोनोपोलिस्ट नेवर ऑपरेट्स ऑन द इनइलास्टिक पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व। एक एकाधिकारी कभी मांग वक्र की बेरोजगार भाग पर काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जब मांग बेरोजगार होती है तब सीमांत आय ऋणात्मक की तरफ जाती है। इसका सही आंसर बताइए। ये तो सही कह रहा है कि जब एक एकाधिकारी कभी भी अपने मांग वक्र के बेरोजगार भाग पर काम नहीं करता है, इनइलास्टिक पे काम नहीं करता है, क्योंकि जब मांग बेरोजगार होती है तब जो उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो ऋणात्मक होगा। सही है, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। एक शॉर्टकट आप नोट कर लीजिए, ये देखिए, जब ईडी इज ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा कि जो एम आर है और यहाँ पे टी आर लिखिए, ये क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव, ठीक है। टी आर क्या होगा, ये इंक्रीज करेंगे। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगा तो ये होगा निगेटिव एम आर, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा आपका डिक्रीज। अब जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
ठीक है, चलिए आज की क्लास इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे जुड़ने का। और आज की क्लास जो हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो प्रैक्टिस सेशन था उसकी आज क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किया जो पहले भी पूछा गया है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए जिससे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसकी भी हमने प्रैक्टिस कर ली। और ये जो 50 क्वेश्चन की आज की सीरीज थी ये काफी हेल्पफुल होगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। तो ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए, और कोई भी दिक्कत आपको आती है तो हमारे टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप कांटेक्ट करिए। और जो ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहे हैं हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। नंबर है हमारा 9628959237 पे। इस पे टेलीग्राम पे आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो आपका नोट्स और जो जीएस के पार्ट अगर आपका ऐड होता है तो उसके भी नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। और फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन आती है आयोग के द्वारा जो टीजीटी पीजीटी में जो भी चेंज होता है वो आपको उपलब्ध होते हैं वहाँ पे। ठीक है, और जो एक और चीज जो आप लोग प्रयागराज में साथी हमारे हैं वो हमारे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो प्रत्येक रविवार को हो रहा है हमारे सेंटर पे बालसन चौराहे के पास, वहां पे भी आके आप लोग टेस्ट सीरीज फ्री में जो कि मुफ्त है और उसको आप लोग दे सकते हैं और अपना मार्किंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।